अच्छा जी, आज मेरे साथ जो है वो वलीद बैठा हुआ है। मेरे साथ तो नहीं बैठा हुआ, मतलब अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, लेकिन अ, वलीद जो है इसकी मैं थोड़ी सी आपके साथ प्रोफाइल शेयर कर लेता हूँ। यूईटी से ग्रेजुएशन की हुई है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। 2016 में ही ग्रेजुएटेड विद जीपी ऑफ 3.56। उसके बाद वलीद ने 2 साल पाकिस्तान के अंदर एक गवर्नमेंट कंपनी है पब्लिक सेक्टर की, उनके साथ सिविल इंजीनियरिंग अपनी फील्ड के अंदर ही 2 इयर्स काम किया। और फिर माशाल्लाह से इसने फुल राइट स्कॉलरशिप सिक्योर की 2018 में, और यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय एट अर्बाना शैम्पेन में ही वेंट फॉर हिज मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग। और जो कि एक बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज यूआईयूसी जो है दिस इज अ वेरी गुड, मतलब टॉप रैंकिंग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। इनफैक्ट मुझे वलीद ही बता रहा था कि जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें दिस इज द टॉप यूनिवर्सिटी इन द यूएस। ठीक है, सो इससे एक बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन भी क्लियर हो जाता है। जो लोग कहते हैं ना कि जी फुल ब्राइट अच्छी यूनिवर्सिटियों में नहीं भेजता, तो वलीद जीतती जागती मिसाल है हमारे सामने, जो कि एक बड़ी अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर अपना मास्टर्स करने गया। और इसने 2 दफा जो है ना अपना जीआरई दिया था बिफोर ही सिक्योर्ड द फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। फर्स्ट टाइम इसने 316 स्कोर किया था, और सेकंड टाइम इसने अपना स्कोर जो था वो इम्प्रूव करके 324 पे ये स्कोर अपना ले गया था। सो वलीद के साथ हम आज फुल ब्राइट के ऊपर तो इतनी गपशप नहीं लगाएंगे, बिकॉज आई थिंक दैट इज अ टॉपिक फॉर अ सेपरेट डे। उसके लिए मैं वलीद से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें दोबारा अपने स्केड्यूल में से टाइम निकाल के दे, और ताकि हम उससे उसके फुल ब्राइट के एक्सपीरियंस के बारे में भी पूछें। लेकिन आज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि चूंकि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप भी अभी एनकरीब अनाउंस होने वाली है, और जीआरई एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है फॉर एप्लीकेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि चाहे फुल ब्राइट पे अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टली कहीं और अप्लाई कर रहे हैं। इवन अब तो लम्स वगैरह ने भी जीआरई की रिक्वायरमेंट अपने काफी सारे प्रोग्राम्स में रखी हुई है। सो फुल ब्राइट और नो फुल ब्राइट, आप अगर आगे यूएस में एम कर रहे हैं फॉर हायर एजुकेशन, तो मोस्ट लाइकली आपको जीआरई के प्रोसेस से किसी न किसी पॉइंट पे गुजरना पड़ेगा। और लाइक एवरीवन सेज कि दिस इज नॉट एन इजी एग्जाम, काफी चैलेंजिंग एग्जाम है। तो वलीद कमिंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो बहुत सारे लोगों को का ये एक मिसकंसेप्शन होता है कि जी इंजीनियर है तो मैथ में तो उसका स्कोर आ ही जाना है। लेकिन एट द सेम टाइम इंजीनियर्स को पता होता है कि इंजीनियरिंग वालों की इंग्लिश जो है वो बहुत बुरी होती है, और वो उनके लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल होता है। तो वलीद ने खैर इन सारे बैरियर्स को अल्हम्दुलिल्लाह मतलब विद 5 स्टार्स जो है वो क्रॉस किया है। तो अब इनसे जरा हम पूछते हैं कि क्या इन्होंने ऐसा किया है डिफरेंट जिससे ही वॉज एबल टू इम्प्रूव। ऑब्वियसली इसने 2 दफा दिया है, स्कोर इम्प्रूव करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वलीद, पहली चीज तो मुझे बताओ, तुमने फर्स्ट टाइम जीआरई कब दिया था? तो फर्स्ट टाइम जो मैंने जीआरई दिया था वो मैंने मई 2018 में दिया था। अच्छा, मई 2018 में फर्स्ट टाइम दिया था, यानी कि राइट अराउंड द फुल ब्राइट स्कॉलरशिप की डेडलाइन के बिल्कुल पहले तुमने दिया था। यस फुल ब्राइट की जो डेडलाइन थी वो अराउंड 16th, फुल ब्राइट की डेडलाइन 16th मई को थी। ठीक है। और आई अपीयर्ड इन द जीआरई एग्जाम प्रॉब्ली ऑन द 1st of May। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी कि एक ये भी लोगों का। और तुमने तैयारी इसकी बाय द वे कब शुरू की थी? अगर तुमने मई 1 को दिया था तो उससे पहले 2-3 महीने तुमने तैयारी की थी? अच्छा, तैयारी का ये कि तैयारी इज वेरी सब्जेक्टिव, बिकॉज मैंने जब अपना पहला डायग्नोस्टिक जब दिया था बेरेंस का आई बिलीव, तो आई डिडंट स्कोर वेल इन द वर्बल सेक्शन। तो तैयारी इज वेरी सब्जेक्टिव। इट टुक मी अराउंड 5 to 6 months टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। उसमें ज्यादा मेरा एम्फेसिस वर्बल सेक्शन पे था। क्वांटिटेटिव सेक्शन ऑल्दो ऑन पेपर्स का जो उसका जो सिलेबस है इट्स वेरी इजी, बट जो क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी ट्रिकी। तो क्वांटिटेटिव के भी काफी ज्यादा तैयारी करनी पड़ी थी फर्स्ट टाइम में। यानी कि वो एक यहाँ पे मैं वही ऐड ऑन करना चाहूंगा ना कि इंजीनियर्स का ख्याल ये होता है कि जी मैथ तो हो जाएगी क्योंकि वो तो हमारी फील्ड है, और वो ज्यादा टेंशन दे रहे होते हैं वर्बल के ऊपर। लेकिन मतलब वर्बल भी चलें, ठीक है, वर्बल तो एक है ना, वो तो आई थिंक पाकिस्तान में जितने भी स्टूडेंट्स जीआरई दे रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या नहीं है, मेजोरिटी को वर्बल में होते हैं बिकॉज वो आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। लेकिन मैथ भी अगर इंजीनियरिंग वाले ये समझते हैं ना कि मैथ का भी हम आराम से स्कोर ले लेंगे,
तो ऐसा नहीं है, मतलब अगर आप इफ यू आर ट्राइंग टू स्कोर इन द 90th परसेंटाइल तो आपको अच्छी खासी मेहनत उसमें भी करनी होती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो तकरीबन ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स तुमने मेरे ख्याल है प्रिपेयर किया होगा अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले। Yes, sir. Around 4 months before the first attempt. बिफोर द फर्स्ट अटेम्प्ट। और उन 4 मंथ्स में तुम्हारा मेन फोकस जो था वो वर्बल था या तुम्हारा दोनों पे तुम फोकस कर रहे थे? You can say around 60-40 split, 60 in the favor of verbal. तो verbal पे मैंने काफी ज्यादा फोकस किया इन द स्टार्ट, लेकिन देन आई अंडरस्टूड के क्वांटिटेटिव ऐसा सेक्शन है जिसमें अगर आप मेहनत करें तो उसके रिजल्ट्स यू कैन रियली इम्प्रूव इन अ बेटर वे। यानी कि तुमने वर्बल पे जो 60% अपना टाइम गुजारा था उसमें तुम्हारा मेन फोकस क्या था? क्योंकि अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि वर्बल के अंदर वोकैबुलरी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है ऑफ द जीआरई एग्जाम। उसके अलावा लेकिन खाली वोकैबुलरी करके भी आपका स्कोर नहीं आता, आपको रीडिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए। अब इंजीनियरिंग के अंदर और खासतौर पर जाहिर है यू बीइंग एन इंजीनियर, मैं भी खैर मेरी भी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग ही है, तो हमारी भी रीडिंग हैबिट्स नहीं होती है। मतलब हमने कोई जिंदगी में ना तो नॉवेल्स पढ़े होते हैं और ना हमने कोई रेगुलर हम रीडिंग हमारी कोई हैबिट्स हैं। तो तुमने फिर जाहिर है तुम्हारी कोई रीडिंग हैबिट्स नहीं थी, तुमने 3-4 मंथ्स में क्या चीजें की हैं वो जरा स्टेप बाय स्टेप मुझे बताओ कि प्रोस्पेक्टिव जो जीआरई एप्लीकेंट्स हैं जिनकी वर्बल वीक है उनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, किन रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए और किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को प्लान करना चाहिए? अच्छा, इसमें सबसे पहले आई थिंक हम इस चीज को डिफाइन कर लें कि वर्बल सेक्शन की कॉम्पोजिशन क्या है। इसमें बेसिकली सेंटेंस इक्विवेलेंस एंड टेक्स्ट कंप्लीशन का कुछ क्वेश्चंस होते हैं व्हिच आर मोर और लेस डिपेंडेंट ऑन वोकैबुलरी, और बाकी जो सेक्शंस होते हैं वो शॉर्ट पैसेजेस और लॉन्ग पैसेजेस हैं। अच्छा, वोकैबुलरी के ऐसा सेक्शन है जिसमें यू कैन रियली इंप्रूव अगर आप वोकैबुलरी अपनी इंक्रीज करें, और टेक्स्ट कंप्लीशन और सेंटेंस इक्विवेलेंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें तो उसमें आप यू कैन रियली इंप्रूव। जहां तक पैसेजेस की बात है, शॉर्ट एंड लॉन्ग पैसेजेस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट में देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन ब्लॉग्स, अटलांटिक के नाम से है या वॉशिंगटन पोस्ट, उसमें जितनी भी न्यूज है यू कैन रीड दोज, और इसके साथ ये सिर्फ प्रैक्टिस के साथ आती है। स्पेशली मुझे जहां पर प्रॉब्लम आती थी कुछ ऐसे टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा लॉन्ग पैसेज ऑन द टॉपिक ऑफ सोशियोलॉजी या लिटरेचर या आर्ट्स, म्यूजिक, ये फॉर एन इंजीनियर थोड़ा सा मुश्किल होता है अंडरस्टैंड करना। इसमें जो हिडन मीनिंग्स है, जो सटल, बोरिंग भी होते हैं, जो सटल मीनिंग्स होते हैं बहुत ज्यादा, वो बहुत मुश्किल होता है अंडरस्टैंड करना। तो उसमें इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। टेक्स्ट कंप्लीशन और सेंटेंस इक्विवेलेंस का ये है कि इफ यू कैन इंप्रूव योर वोकैबुलरी एंड यू प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस, तो यू कैन रियली इंप्रूव योर स्कोर। ठीक है, यानी कि बेसिकली ये कि तुम ये सजेस्ट करोगे कि जो बंदा जब वर्बल के ऊपर अगर उसको बहुत ज्यादा मतलब वो लैग करता है तो वो वोकैबुलरी के साथ साथ वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, मंथली अटलांटिक हो गया, उसके बाद मैं तो खैर लोगों को वो भी बड़ा सजेस्ट करता हूँ, एक वो न्यू यॉर्कर है, नॉट टाइम्स बल्कि न्यू यॉर्कर, फिर उसके अलावा एक longreads.com भी है। मतलब ये ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको मतलब बहुत जीआरई लेवल की जो इंग्लिश है ना, जिसका बड़ा स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होता है, फिर उसके बाद इसके अंदर बहुत ज्यादा वोकैबुलरी भी यूज होती है, और ये ऐसे लोग इन खासतौर पर लॉन्ग रीड्स वगैरह और मंथली अटलांटिक की तो जो रीडरशिप है वो खुद ज्यादातर वो लोग होते हैं जो कि जिनकी बैकग्राउंड इज लाइक फिलोसफी, लिटरेचर, तो वो मतलब फिलोसॉफिकल सॉर्ट ऑफ उसके अंदर बातें होती हैं जो कि मेरे ख्याल से आम बंदे को, हम जैसे बंदे को समझ में भी नहीं आती। और जो बिल्कुल जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है काफी कॉन्वोल्यूटेड होता है, तो उस पर आपने फोकस करने के यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द सटल मीनिंग्स द राइटर इज ट्राइंग टू कन्वे। ठीक है, तो मतलब रीडिंग का तो चलो ठीक है तुमने सजेस्ट कर दिया, तो ये क्या तुमने 3-4 महीने तुमने क्या एक डेली हैबिट बनाई थी कि डेली मैंने कोई कुछ टाइम जो है वो इन वेबसाइट्स पे जाके मैंने डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ने हैं और डिफरेंट ब्लॉग्स पढ़ने हैं, या तुमने कुछ और अप्रोच से तुम इसको लेके चले थे? रीडिंग हैबिट में मैंने कोशिश ये की थी कि जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अनकंफर्टेबल है मेरे लिए, मैं उनकी ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करूं। जैसे मैंने पहले बताया सोशियोलॉजी, म्यूजिक, लिटरेचर, आर्ट्स, इससे पहले मेरा इतना एक्सपोजर नहीं था ऐसे टॉपिक्स पे, तो मेरा ज्यादा फोकस यही था कि मैं इन जो टॉपिक्स हैं इस पे इनके जो पैसेजेस हैं या इनके आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग पोस्ट हैं, उनको रीड करूं। बाकी
प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ती है, बिकॉज अगेन आप रीडिंग तो कर लें, लेकिन हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन, हाउ टू पिक एंड चूज डिफरेंट ऑप्शंस, बिकॉज जीआरई इसमें भी काफी आपको ट्रिक करता है, बोथ इन द पैसेजेस एंड इन द टेक्स्ट कंप्लीशन एंड द सेंटेंस सीक्वेंस. तो उसमें मेरा मेन फोकस यही होता था कि क्वेश्चन को आप फोकस करें, डोंट फोकस ऑन द ऑप्शंस, ट्राई टू मेक योर ओन आंसर एंड देन चूज योर आंसर which you think is the correct answer. तो यानी कि रीडिंग हैबिट तुमने एक कंटिन्यूअस हैबिट एक बिल्ड रखी अपनी थ्रू आउट योर प्रिपरेशन. तो डेली फॉर एग्जांपल मैं भी यही सजेस्ट कर रहा होता हूँ कि आप जो है ना वो ऑन अ डेली एटलीस्ट 30-40 मिनट्स जो है ना वो इन ब्लॉग आर्टिकल्स, और जिस तरह वलीद ने बड़ा अच्छा सजेशन दिया कि इन वेबसाइट्स पे जाके ना अपनी इंटरेस्ट के आर्टिकल्स पढ़ने का आपको कोई फायदा नहीं. आप जाहिर है जीआरई ज्यादातर जो कंटेंट आ रहा होता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले जो लोग होते हैं उनके लिए काफी सोशियोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स के ऊपर ये चीजें पूछी जाती हैं या इस तरह के पैसेजेस होते हैं. तो ये इन पैसेजेस के ऊपर वो रेगुलरली रीड अगर आप करते रहें, यानी कि इन वेबसाइट्स पे जाके आप इस तरह के जो जॉनरास हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके और उन जॉनरास के अंदर जो मतलब आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ें, ताकि आपकी एक हैबिट बने यू स्टार्ट टू गेट अ लिटिल फेमिलियर विद दीस काइंड ऑफ थिंग्स. और ना सिर्फ आप जो है वो रेगुलर बेसिस पे या डेली बेसिस पे वो रीडिंग वगैरह करते रहे, उसके साथ साथ किसी किस्म पैसेजेस जो जीआरई के पैसेजेस हैं उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी तो वलीद, इसमें तुमने जब पैसेजेस की प्रैक्टिस की बात आती है तो किस किन सोर्सेज को कंसल्ट किया था? बिकॉज रीडिंग हैबिट तो चले ठीक है, आपने 4-5 वेबसाइट प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने स्टार्ट ईटीएस के जो ऑफिशियल एग्जाम क्वेश्चंस हैं मैंने उससे स्टार्ट किया था, एंड उसके रिसोर्स लिमिटेड है, ईटीएस के अपने रिसोर्सेज काफी लिमिटेड हैं. देन आई मूव टू बेरेंस, बट आई बिलीव के बेरेंस का जो कंटेंट है जो वो रियल एग्जाम क्वेश्चंस को रिफ्लेक्ट नहीं करता प्रॉपर्ली. तो उसके बाद मैंने मैनहट्टन के जो रिसोर्सेज हैं एंड मगूश के ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, मैंने उसको काफी यूज किया एंड आई फोकस्ड ऑन मैनहट्टन मोर. उसकी एक 5 pound बुक है, आई बिलीव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स नो अबाउट दैट बुक, और उसकी 8 गाइड्स भी हैं जिसमें आई बिलीव 2 वर्बल से रिलेटेड गाइड्स हैं. आई फोकस ऑन दोज गाइड्स एंड बेसिक जो मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि मैक्सिमम प्रैक्टिस की जा सके. ठीक है, यानी कि मैनहट्टन, अगर मैं इसको थोड़ा समराइज करूं, मैनहट्टन की 5 pound बुक के अंदर जो मेरे ख्याल से जो रीडिंग पैसेजेस हैं वो प्लस ईटीएस की ऑफिशियल गाइड्स में जो रीडिंग पैसेजेस हैं, लेकिन जिस तरह वलीद ने कहा कि वो बड़े लिमिटेड हैं, मतलब आप मेरे ख्याल से वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा कोई 50-60 रीडिंग पैसेजेस के क्वेश्चंस मिलेंगे, विच मींस के हार्डली 10-12 पैसेजेस होंगे जो कि आपको मिलेंगे. तो मैनहट्टन 5 pound होगी. मैनहट्टन की जो गाइड्स हैं, मगूश के जो वर्बल के रिसोर्सेज हैं, काफी सारे पैसेजेस और रिसोर्सेज तो उन्होंने फॉर फ्री भी आपके साथ शेयर किए होते हैं अपने ब्लॉग्स के ऊपर, उनको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं. पेरेंट्स को कर सकते हैं, लेकिन अगेन जिस तरह वलीद ने कहा कि पेरेंट्स इतना कोई अप टू द जीआरई मार्क नहीं. अच्छा, ये तुमने जब अपनी वर्बल की तैयारी शुरू की थी तो तुम क्या डे 1 से पैसेजेस की प्रैक्टिस कर रहे थे, या तुमने शुरू में सिर्फ मंथली अटलांटिक वगैरह पे फोकस करके अपनी रीडिंग स्किल्स बिल्ड? शुरू में मेरा ज्यादा फोकस वोकैब पे था. वोकैब के लिए मगूश की आई बिलीव डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, उस पे मैंने फोकस किया था along with reading different passages on blog posts, और ज्यादा मेरा फोकस वैसे vocabulary पे था in the start. और कितने अर्सा तुम vocabulary पे फोकस करते रहते, मतलब throughout 4 months तुमने vocabulary याद की है या तुमने शुरू में बस करके छोड़? Exactly, vocabulary का मेन जो मैं स्टूडेंट्स को भी यही बताना चाहूंगा कि vocabulary it's an ongoing process. ये नहीं होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आज 10 वर्ड्स या 15 वर्ड्स पे फोकस किया है, बाय द एंड ऑफ द वीक आपको वो वर्ड्स याद नहीं रहेंगे, उनके ना ही मीनिंग्स याद रहेंगे ना उनका कॉन्टेक्स्ट याद रहेगा. तो वोकैबुलरी का ये कि यू हैव टू रिवाइज दोज वर्ड्स अगेन एंड अगेन एंड यूज दोज वर्ड्स, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि जो जीआरई लेवल के ब्लॉग पोस्ट हैं जिसमें जीआरई लेवल की लैंग्वेज यूज हुई है, जैसे आपने पहले बताया अटलांटिक पे या लॉन्ग रीड्स के ऊपर, द न्यूयॉर्कर पे, वो वाले पैसेजेस आप पढ़ें तो आपका एक सबकॉन्शियसली आपने जो पहले वर्ड्स
रिमेम्बर किए हुए हैं या जिस पे आपने प्रैक्टिस की हुई है, वो आपको आस्ता आस्ता एसिमुलेट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो बेसिकली ये कि जो तुमने वोकैबुलरी थी उसके लिए मगूश जो है तुम्हारे ख्याल में मोर देन इनफ है? मगूश पे और इसके अलावा डिफरेंट वर्ड लिस्ट आपको मिल जाती हैं। आई बिलीव देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑनलाइन। क्विजलेट पे आपको काफी वर्ड लिस्ट मिल जाएंगी, यू कैन जस्ट फ्लिप ऑन द कार्ड्स। पीडीएफ फाइल्स के अंदर आपको वर्ड लिस्ट मिल जाएंगी। द मेन थिंग इज जस्ट फोकस ऑन वन रिसोर्स, पहले आप उसको मास्टर कर लें एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिसोर्स। ठीक है, यानी कि अगर आपने बहुत ज्यादा कोई वर्ड्स अगर आप लर्न नहीं कर सकते तो आप सिर्फ मगूश पे फोकस कर लें, तो मेरे ख्याल से मगूश विल डू द जॉब। आई थिंक 80% 90% वर्ड्स जो जीआरई पे आते हैं वो मगूश उनको कवर कर देता है। आई बिलीव मगूश की ऐप में अराउंड 1000 वर्ड्स हैं। हाँ, तो दोज वर एनफ। बाकी वर्ड्स आपके विद प्रैक्टिस आते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये कि वोकैबुलरी आप वहां से स्टार्ट करें और वोकैबुलरी के साथ साथ आप अपनी रीडिंग जो हैबिट है वो मतलब बिल्ड करें, और उसके लिए हम लॉन्ग रीड्स, मंथली अटलांटिक वगैरह, न्यूयॉर्कर वगैरह को आप कंसल्ट करते रहे, उनमें जो ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज वगैरह के टॉपिक्स हैं उनके ऊपर फोकस करें। और उसके बाद जो है फिर ये करने के बाद आप मैनहट्टन 5 पाउंड, ईटीएस की ऑफिशियल गाइड्स, बैरन्स की जो बुक्स हैं, कैपलिन है, प्रिंसटन है, मगूश है, इनके जो डिफरेंट सोर्सेज हैं वहां से आप वर्बल के जो पैसेजेस हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन मेरा एक यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्स्ट कंप्लीशन और सेंटेंस इक्विवेलेंस पे मेरे ख्याल में आपको ईटीएस के अलावा कोई अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं मिलते। आई थिंक ईटीएस जो है वो कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर को टेस्ट करता है अपने वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस में, लेकिन जो बाकी सोर्सेज हैं जिस तरह के मैनहट्टन है या मगूश है, ये ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं ऑन वोकैबुलरी। तो मैं ये समझता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि आप वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस के लिए सिर्फ ईटीएस के कंटेंट पे फोकस करें, लेकिन जहां तक रीडिंग की बात आती है तो रीडिंग के अंदर कोई नुकसान नहीं है आपको, आप और सोर्सेज को कंसल्ट कर सकते हैं, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन वोकैबुलरी का प्रॉब्लम, जिस तरह वलीद ने कहा कि वोकैबुलरी इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, मतलब आप मगूश के वर्ड्स कर लेंगे, फिर उसके बाद आप जब ईटीएस के अलावा कोई और क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, लाइक कैपलाइन के क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको वहां पे नई वोकैबुलरी मिलना शुरू हो जाएगी, फिर आपको लगेगा यार मैंने ये वोकैबुलरी भी याद कर ली। तो मैं ये समझता हूँ कि अपने वोकैबुलरी के स्कोप को लिमिट करने के लिए आप सिर्फ मगूश के फ्लैश कार्ड्स प्लस जो ईटीएस की जो गाइड्स हैं उनके अंदर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, टेक्स्ट कंप्लीशन और इक्विवेलेंस, बस इन पे फोकस कर लिया जाए। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप बेशक करते जाएं और सोर्सेज को कंसल्ट करते जाएं, उसमें कोई नुकसान आपको कम से कम नहीं। यस, ठीक है। अच्छा, तुमने वर्बल के लिए मॉक एग्जाम्स कितने दिए थे? मॉक एग्जाम्स आई बिलीव अराउंड बाय द एंड ऑफ माय प्रिपरेशन, जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दी थी तो मैंने अराउंड 10 to 12 मॉक एग्जाम्स दिए थे। ठीक है, मतलब अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले? फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले अराउंड 6, probably 6। जी, इंजीनियरिंग वालों के लिए वर्बल में 156 तो बड़ा अच्छा स्कोर है, तो तुमने सेकंड अटेम्प्ट जो थी वो फिर शायद इस वजह से दी होगी कि तुम्हारा क्वांट इतना अच्छा नहीं था। यस। अच्छा, तो यानी कि तुमने क्वांट की वजह से अपनी सेकंड अटेम्प्ट रीटेक की थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्योंकि वर्बल तो तुम्हारा सेटिस्फैक्टरी ही था। यस, ठीक है। अच्छा, क्वांटिटेटिव, जी फर्स्ट जो तुमने अटेम्प्ट दी थी उससे पहले तुमने क्वांटिटेटिव, क्योंकि तुमने जिस तरह बताया कि मैंने 60% वर्बल को टाइम दिया था, 40% क्वांट को दिया था, तो 40% जो तुमने क्वांट को टाइम दिया था उसमें तुमने क्या किया? क्वांटिटेटिव में मेरे ज्यादा फोकस मैनहट्टन 5 पाउंड बुक पे था। ठीक है। और कोई भी जो ऑनलाइन रिसोर्सेज मुझे मिलते थे मैं वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेता था, बट आई बिलीव कि फर्स्ट टाइम क्वांटिटेटिव पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस और इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे फोकस नहीं किया था। ज्यादा फोकस मेरा वर्बल पे था बिकॉज आई बिलीव कि वर्बल वाज प्रीटी वीक एंड आई शुड इम्प्रूव इट। ठीक है, यानी कि तुमने वो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की मार तुम्हें पड़ गई मैथ सेक्शन में। अच्छा, उसके बाद तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया, और आई रिमेम्बर कि तुमने जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो तुमने उसी स्कोर को यूज किया था फॉर योर फुलब्राइट एप्लीकेशन। तो और इसी स्कोर पे तुम्हारी फुलब्राइट के ऊपर सिलेक्शन भी हुई थी, बिकॉज तुम्हारी फुलब्राइट एप्लीकेशन आई बिलीव प्रोसेस हो चुकी भी थी बाय द टाइम तुमने अपना सेकंड जीआरई अटेम्प्ट किया था। और जो सेकंड जीआरई अटेम्प्ट था वो तुमने इसी वजह से किया था क्योंकि तुम्हारी प्लेसमेंट जो है वो अच्छी यूनिवर्सिटी में उससे हो जाए। माय क्वेश्चन इज के फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट के दरमियान में
तुमने क्या ऐसे अपने प्रिपरेशन को चेंज किया था कि यू वर एबल टू स्कोर फार बेटर, मतलब तुम्हारी 8 पॉइंट्स की इम्प्रूवमेंट थी फ्रॉम योर फर्स्ट अटेम्प्ट? तो पहले तो मुझे ये बताओ कि सेकंड अटेम्प्ट और फर्स्ट के दरमियान में तुमने ऐसा क्या डिफरेंट किया जो कि तुम्हें पहली अटेम्प्ट में तुमने नहीं किया? अच्छा, आई थिंक दो मेजर चेंजेस मैंने की थी अपनी सेकेंड अटेम्प्ट से पहले। पहला जो क्वांटिटेटिव सेक्शन है उसमें मैंने जो रिसोर्सेज यूज किए थे वो मैंने जीमैट के रिसोर्सेज को यूज करना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज आई बिलीव जो जीमैट का क्वांटिटेटिव पोर्शन है इट्स कंपैरेटिवली हार्डर देन द जीआरई एग्जाम। बिल्कुल। तो मैंने जितनी भी प्रैक्टिस की थी वो मैंने जीमैट के जो कंटेंट है उनके जितने भी रिसोर्सेज मुझे मिले वो तो मैंने उन क्वेश्चन से किया था। सेकेंडली, मैंने जितने भी अपने आइदर इट वाज क्वांटिटेटिव पोर्शन या वर्बल पोर्शन, मैंने अपने क्वेश्चंस को टाइम करना स्टार्ट कर दिया था। फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चंस में मुझे कितना टाइम लग रहा है, 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए कितना टाइम लग रहा है, ताकि मेरी स्पीड जो है वो इंक्रीज की जा सके। तो दीज वर द मेन 2 चेंजेस जो मैंने किए। और सेकेंडली फिर मैंने मॉक एग्जाम्स ऑफिशियल बाय किए मैनहट्टन प्रेप के, कैपलन के, प्रिंसटन के, जो रियल टेस्ट का जो रियल टेस्ट सिनेरियो है उसको रेप्लिकेट करने के लिए। तो मैंने जो मॉक एग्जाम्स हैं उस पर मैंने काफी फोकस किया था। अराउंड 10 मॉक एग्जाम्स मैंने दिए थे बिफोर द सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा, बिफोर द सेकंड अटेम्प्ट। यस, ठीक है। सो बेसिकली ये नहीं कि वर्बल पे तुमने कोई खास एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं पुट की थी? वर्बल पे वही प्रैक्टिस एफर्ट जो मेरी ऑनगोइंग थी, बट in the second attempt I focused more on the quantitative portion. और फिर जब तुमने जीमैट के सोर्सेस को कंसल्ट किया था, सो यहाँ भी मैं एक थोड़ा सा आई थिंक डिस्क्लेमर डाल दूं कि जीमैट जो ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चंस होते हैं ना जीमैट के, वो जीआरई के जैसे ही होते हैं। बाकी 50% जो है ना वो जीआरई से रिलेटेड नहीं होते हैं। सो तुमने ऑब्वियसली वो क्वेश्चंस पे फोकस किया था जो कि जीआरई और जीमैट के आपस में ओवरलैप करते हैं, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है। डेटा सफिशिएंसी जो जीमैट पे आती है वो ऑब्वियसली जीआरई का पार्ट नहीं है। तो तुमने उन क्वेश्चंस पे फोकस किया, जीमैट के ऑफिशियल क्वेश्चंस किए, प्लस तुमने टाइम प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा काम किया, प्लस तुमने 10 मॉक एग्जाम्स किए, और वर्बल पे तुमने कुछ खास एक्स्ट्रा नहीं किया, बस तुमने अपनी रीडिंग प्रोबेबली और वोकैबुलरी रिव्यू तुम करते रहे थे ताकि यू स्टे इन टच। और जब तुमने ये सेकंड अटेम्प्ट दी है तो मुझे बताओ कि इसमें तुम्हारा क्वांटिटेटिव में कितना स्कोर था, याद है कुछ? सेकंड अटेम्प्ट में क्वांटिटेटिव में मेरा 164 था, व्हिच इज आई थिंक इन अबव द 90th percentile. मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है कि कितनी परसेंटाइल पे है। अराउंड 90 थी, बिल्कुल अराउंड 90th percentile. सो तुमने ये जो इम्प्रूवमेंट की है इसका मतलब है कि 4 पॉइंट्स की इम्प्रूवमेंट क्वांटिटेटिव पे आई और एमी तुक्के में 4 पॉइंट्स की इम्प्रूवमेंट वर्बल में भी आई। यस सर, ठीक है। सो बेसिकली ये कि वलीद का एक बड़ा एफर्ट है, क्योंकि वलीद ऑल्दो इसका अंडरग्रेड में जीपीए वगैरह काफी अच्छा था यूवीटी में, लेकिन सिंस इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड वाले जो लोग होते हैं उनका जनरली प्रॉब्लम यही रहता है कि वो वर्बल, क्योंकि वो उसके बारे में थोड़े ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि ये हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो दे पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। और वलीद को प्रॉब्लली 3-4 महीने लगे भी इसीलिए थे बिफोर हिज फर्स्ट अटेम्प्ट कि वो वर्बल के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा था। वर्बल इज समथिंग जो कि आप मेरे ख्याल में ओवरनाइट इंप्रूव नहीं कर सकते, उसके लिए आपको टाइम देना होता है, स्पेशली इफ यू आर ट्राइंग टू स्कोर समवेयर अराउंड 160 ऑन द वर्बल सेक्शन, तो उसके अराउंड जो स्कोर होता है ना, ये एफर्ट रिक्वायर्ड है। जी वलीद, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। अगर आप किसी इंजीनियरिंग स्कूल में अप्लाई करें तो आपका स्कोर जो क्वांटिटेटिव पोर्शन में है, मैथमेटिक्स के जो पोर्शन में है, वो ज्यादा काउंट होता है। अगर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स पे जाके ट्रेडिशनल स्कोर्स देखें या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप स्टडी करें तो उसमें ज्यादा एम्फेसिस क्वांटिटेटिव पोर्शन पे होता है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कमिंग फ्रॉम अ कंट्री जिसमें इंग्लिश इज नॉट आवर मेन लैंग्वेज, इज नॉट आवर मदर लैंग्वेज, हमारा नेचुरली वर्बल में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होगी, तो दे रियली डू कंसिडर द लोअर वर्बल स्कोर्स फॉर द इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। तुम्हारे ख्याल से कितना लो तक कंसिडर कर लेते हैं? मतलब इफ समवन इज स्कोरिंग इन द मिड 140s और उसकी बाकी क्वांट अच्छा स्कोर है 165 का राउंड है, डू यू स्टिल थिंक इन अ यूनिवर्सिटी लाइक यूआईयूसी लगा सकते? आई थिंक जो वर्बल का स्कोर है, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट टू बैड, it doesn't matter. I think if you are around 150s
और आपका क्वांटिटेटिव में काफी अच्छा स्कोर है, अबव द 98th percentile, then you have a very good chance of getting an admission in the top schools, जो आपके प्रोग्राम में टॉप schools हैं. और आई थिंक इसमें हमें एक चीज ये भी क्लियर करनी पड़ेगी कि डिफरेंट प्रोग्राम्स के डिफरेंट टॉप schools हैं. फॉर एग्जाम्पल हार्वर्ड इज नॉट द टॉप स्कूल इन व्हेन इट कम्स टू सिविल इंजीनियरिंग. सिविल इंजीनियरिंग में अगर टॉप स्कूल्स की बात करूं तो स्टैनफोर्ड है, UIUC जहां से मैंने मास्टर्स किया है, या बर्कले है. ठीक है, तो यानी कि बेसिकली आपको मेरे ख्याल से जो की टेक अवे है फ्रॉम दिस डिस्कशन वो यही है कि आई थिंक 3 to 4 months इज मोर देन इनफ फॉर GRE प्रेप. उसके अंदर आप वो इतना टाइम, और वो टाइम शायद इस वजह से भी ज्यादा है क्योंकि आप वर्बल को इम्प्रूव अगर करना चाह रहे हैं, स्पेशली जिस तरह से वरीद ने इम्प्रूव किया है, तो उसके लिए आपको इतना टाइम देना पड़ेगा. इसको मैथ तो मैंने इम्प्रूव हो जाती है. मैंने काफी एग्जांपल्स ऐसी देखी हैं, a lot of students from India and even Pakistan, जिनके वर्बल में अराउंड प्रॉब्ली 150 स्कोर था, लेकिन क्वांटिटेटिव में if you are touching the 165 mark, you are above the 90th percentile, तो काफी लोगों के एडमिशंस होते हैं. और मेरे काफी जितने भी मेरे क्लास फेलोज थे उनका सिनेरियो कुछ ऐसा ही था. ठीक है, तो उस तरह से तो अगर मैं इसको पुट करूं तो मेरे ख्याल से कि फॉर समवन विद अ क्वांटिटेटिव बैकग्राउंड वो तो शायद GRE को मेरे ख्याल से 2.5 से 3 महीने में भी खत्म करके एक अच्छा स्कोर ले सकता है. यस, इट्स वेरी डूएबल, बट अगेन प्रैक्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऑन पेपर देखें GRE का कंटेंट, स्पेशली उसका जो सिलेबस है, वो आपको काफी सिंपल लगेगा, बट आप जब उसके क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करेंगे तो काफी स्ट्रगल करनी पड़ती है. तो काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है बिकॉज क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं. ठीक है, ठीक है वली. तो मतलब जस्ट टू कंक्लूड दिस, मतलब बिफोर वी एंड दिस वीडियो, वो यही है कि लोग जो हैं वो मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट. GRE इज नॉट द काइंड ऑफ एग्जाम जिसको आप कहें कि यार अच्छा मैं एग्जाम से 4 दिन पहले पढ़ लूंगा और बहुत पढ़ूंगा और मेरा स्कोर आ जाएगा, जिस तरह से हम सेमेस्टर्स में पढ़ रहे होते हैं फाइनल से पहले. इसका अगर आपने अपने आप को सेल्फ एवेलुएट करना है तो बेहतरीन तरीका यही है कि आप डायग्नोस्टिक एग्जाम दें, कोई मॉक एग्जाम दें, तो उसमें आपको सेल्फ एवेलुएशन हो जाती है. और फिर मेरे ख्याल है कि वो देने के बाद आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपको किन एरियाज में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है. और मतलब उससे ये भी आइडिया हो जाता है, स्पेशली पीपल विद क्वांटिटेटिव बैकग्राउंड, के यार वर्बल ठीक है, मुश्किल है, लेकिन क्वांट भी आसान नहीं है. ठीक है, तो वो एक आपको रियलिटी चेक मिल जाता है इफ यू टेक अ. ऑल्दो मैं इनिशियली डायग्नोस्टिक के बड़ा खिलाफ होता हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो आपने फेल ही करना है, और वो फेल करके बड़े लोग जो है ना वो डिसहार्टन भी हो जाते हैं. लेकिन आई थिंक अगर आप एक रियलिटी चेक चाहते हैं ना, कि अगर आपको ये लगता है ना कि यार मेरी क्वांट बहुत अच्छी है, मेरा तो मसला वर्बल है, तो वो भी आपका एक रियलिटी चेक आपको मिल जाएगा इफ यू टेक डायग्नोस्टिक. और फिर वो डायग्नोस्टिक आप दे दें और उससे डिसहार्टन ना हो, क्योंकि जाहिर है कि वो आपका पहला टेस्ट है बगैर तैयारी के, तो स्कोर तो उसमें आपने फेल ही होना है. लेकिन ये है कि आई थिंक वो इसलिए दे देना चाहिए कि उसको देखने के बाद ना आपको ये पता चल जाएगा कि जो अगर वो आपको ये गलत पट्टियां पढ़ाता रहे ना कि जी क्वांट आसान है और वर्बल बहुत मुश्किल है, वो कम से कम आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी. और फिर उसके बाद आप जिस तरह वलीद ने कहा कि वलीद तो बल्कि बाय द वे विद अ फुल टाइम जॉब वलीद ने GRE को किया. और मुझे आई रिमेम्बर जब वलीद इसकी तैयारी कर रहा था तो ये इसका तो ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा अपनी जॉब की वजह से होती रहती, बिकॉज सिविल इंजीनियर ही हैज टू बी ऑन द साइट, और इस तरह की ट्रैवलिंग इसकी काफी थी. तो अगर एक फुल टाइम जॉब के साथ विद एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड विद वेरी वीक वर्बल, अगर एक बंदा 3-4 महीने की एफर्ट पुट करके अपना स्कोर जो है वो वर्बल में 160 टच कर सकता है, तो व्हाई नॉट अदर पीपल, मतलब वो भी कर सकते हैं. और जो लोग द सेम थिंग होल्ड्स ट्रू फॉर दोज पीपल जिनकी वर्बल स्ट्रांग है लेकिन उनकी क्वांटिटेटिव स्किल्स बहुत वीक है. मेरे ख्याल में उनके लिए भी यही द सेम थिंग अप्लाइज कि अगर आपकी क्वांटिटेटिव वीक है तो आप उसको भी 3-4 months अगर आप कंसिस्टेंटली ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर आप every day you are putting in 2 to 3 hours for GRE preparation for 4-5 days in a week, तो आप 3-4 महीने में बड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हैं. बट अगेन बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द GRE, एक तो डायग्नोस्टिक मेरे ख्याल से देना बड़ा जरूरी है ताकि आपको एक रियलिटी चेक मिल जाए. दूसरी चीज ये है कि आप पहले ये कम से कम अपने माइंड में स्कूल्स अपने चेक कर लें कि आप कहाँ पे इवेंचुअली अप्लाई करना चाहते हैं. बिकॉज अगर आपका प्रोग्राम
की रिक्वायरमेंट ही नहीं है इतना हाई वर्बल स्कोर, तो उस केस में मैं समझता हूँ कि 4 महीने या 5 महीने वर्बल की खातिर उसको देने में आपको कोई इतना फायदा नहीं है। आई थिंक जिसने वलीद ने कहा कि 150 के अराउंड वर्बल वाज मोर देन इनफ फॉर हिम, बट ही पुट इन अ लॉट मोर एफर्ट देन व्हाट ही रिक्वायर्ड। तो उसने वो खैर मतलब एटलीस्ट ही स्कोर्ड रियली वेल। तो आपको कम से कम आपकी काफी एफर्ट इस चीज से भी मिनिमाइज हो जाती है अगर आपको ये बताओ कि आपने किस स्कूल में कितना स्कोर के साथ अंदर जाना। ठीक है वलीद, और कोई चीज तुम ऐड करना चाहोगे या आई थिंक तुम्हारे ख्याल में हमने सब चीजें शेयर कर ली हैं? आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बस मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि इट्स डुएबल बट इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंट एफर्ट, प्रॉब्ली 2 or 3 hours पर डे। और अगर आप स्पेशली फॉर एग्जांपल वर्बल के अंदर अगर आप ब्रेक लेंगे, यू स्टार्ट टू लूज योर ग्रिप ऑन द वोकैबुलरी। एंड सिमिलरली इट्स ट्रू फॉर क्वांट। अगर आपका कोई 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का ब्रेक आ जाता है तो काफी ज्यादा आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर इफेक्ट होता है। यानी कि कंसिस्टेंट एफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। जीआरई के अंदर आप ये नहीं कर सकते 1 हफ्ता बहुत पढ़ाई की और अगले 2 हफ्ते कुछ नहीं पढ़ा। तो बेहतर है कि थोड़ा पढ़ें लेकिन डेली पढ़ें। और उस तरह से 3 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर आपकी बहुत अच्छी तैयारी जो है वो हो जाती है।